Good morning, students. Myself Kartar Chaudhary, lecturer, Government Polytechnic College, Ajmer. Today, I start and continue the next topic of radio receiver, electronic tuning system. Before start the topic, I tell about the meaning of tuning. ट्यूनिंग प्रीवियस लेक्चर में देखा था सेलेक्टिविटी, दैट इज़ रेजोनेंस, यानी पार्टिकुलर इंटरेस्ट ऑफ चैनल को रिसीव करना और एडजेसेंट चैनल और नॉइज सिग्नल या अनवांटेड सिग्नल को रिजेक्ट करना। तो किसी भी रिसीवर की इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है, प्रॉपर्टी होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उसकी सेलेक्टिविटी उतनी ही अच्छी हो। तो सेलेक्टिविटी किसी भी सिस्टम की अच्छी कब होगी? जब अच्छी ट्यूनिंग होगी, यानी बैंड पास फिल्टर को इस तरीके से ट्यून किया जाए कि पार्टिकुलर अमुक चैनल ही रिसीव हो और दूसरे एडजेसेंट चैनल या नॉइज सिग्नल या अनवांटेड जो सिग्नल है वो सब सप्रेस हो, रिजेक्ट हो जाए। जो सिग्नल चाहिए वो सिग्नल रिसीविंग एंड पे आगे जाए और बाकी सभी सिग्नल एंटीना से आ रहे हैं लेकिन उसके बाद में सप्रेस हो जाए, दैट इज ट्यूनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट द हिस्ट्री ऑफ ट्यूनिंग। सबसे पहले ट्यूनिंग सिस्टम में एल और सी का कॉम्बिनेशन लिया जाता था, यानी एलसी ट्यूनिंग सर्किट। और एलसी ट्यूनिंग सर्किट से पहले इनिशियल स्टेज ऑफ रिसीविंग डिज़ाइनिंग ट्यूनिंग सिस्टम ही यूज़ नहीं किया गया। सबसे पहले ट्यूनिंग सिस्टम का यूज ही नहीं किया गया, यानी रिसीवर की बैंडविड्थ कितनी ज़रूरत होती थी? जितनी एंटीना की बैंडविड्थ होती थी। एंटीना जो सिग्नल दे रहा है वो रिसीविंग सिस्टम को एक्सेप्ट करना होता है, यानी उसको लार्ज बैंडविड्थ की ज़रूरत होती थी। और ऐसा ही सेम केस ट्रांसमीटर पे था, वहाँ पर भी कोई ट्यूनिंग सर्किट नहीं था। तो सर्वप्रथम में कोई ट्यूनिंग सिस्टम नहीं था। फिर एडवांस एरा में एलसी ट्यूनिंग सर्किट्स आए। इसमें एल और सी की कॉम्बिनेशन से किसी पार्टिकुलर स्टेशन पे रिसीवर को ट्यून किया जाता और उस चैनल को, उस सिग्नल को रिसीवर करके नेक्स्ट स्टेज पे भेज दिया जाता, रिसीवर की नेक्स्ट स्टेज पे भेज दिया जाता। और फिर उसमें और चेंजेज आए और एल और सी की जगह, यानी कैपेसिटर की जगह वैरेक्टर डायोड का यूज किया जाने लगा। फिर वैरेक्टर डायोड में जो कि वोल्टेज के अकॉर्डिंग फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, उसको भी कंट्रोलिंग इलेक्ट्रॉनिक वे से किया जाने लगा। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं वर्किंग ऑफ ए टैंक सर्किट, ए ट्यूनिंग सर्किट, यानी फ़िल्टर की वर्किंग देखते हैं। बेसिक फ़िल्टर की, बेसिक ट्यूनिंग सर्किट की वर्किंग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एंटीना से अगर सिग्नल रिसीव होता है तो एक ट्यून्ड सर्किट होता है जहाँ से सिग्नल को पास किया जाता है। और इस ट्यून्ड सर्किट को डबल ट्यून इंडक्टिव कपल्ड सर्किट भी कहते हैं और रेजोनेंट ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, ऑसिलेशन ट्रांसफार्मर भी कहते हैं और नाउअडेज रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। डबल ट्यून कपलिंग सर्किट जो होता है, ये इसका मेनली इसका नॉमिनेशन होता था। तो इसकी वर्किंग देखते हैं। इसमें दो ट्यूनिंग सर्किट होते हैं। एक ट्यूनिंग सर्किट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, एक ट्यूनिंग सर्किट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग विद द कैपेसिटर CV। और आगे का सर्किट उसका डिटेक्टर सर्किट, एम्पलीफायर सर्किट ऐसा होता था। तो यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग के साथ कोई कैपेसिटर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जो एंटीना का जो कैपेसिटेंस है वो यहाँ पे C की तरह कार्य करता है और LC सर्किट बनाता है। तो एक ट्यूनिंग सर्किट LC प्राइमरी वाइंडिंग पे हो गया, एक ट्यूनिंग सर्किट सेकेंडरी वाइंडिंग पे हो गया
और इसीलिए इसको डबल ट्यूनिंग सर्किट और रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर कहा जाता है। और इसकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी भी, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट हुआ, इसकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे इम्पिडेंस मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम इम्पिडेंस पे सिग्नल ग्राउंड नहीं होके आगे की स्टेज पे अप्लाई हो जाएगा। यानी मैक्सिमम इम्पिडेंस पे जो एंटीना से करंट या जो सिग्नल आ रहा है वो सिग्नल पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, यानी वो सिग्नल आगे प्रोसीड करेगा, ग्राउंड नहीं होगा। तो रेजोनेंस के केस में मैक्सिमम सिग्नल आउटपुट पे मिलेगा और रेजोनेंस नहीं होता तो सिग्नल ग्राउंड हो जाता, जीरो हो जाता। तो दैट इज़ द ट्यून्ड सर्किट, वर्किंग ऑफ ट्यून्ड सर्किट। यहाँ पे एक टिपिकल डायग्राम दिखाया गया है। पहले ट्यूनिंग जो ट्यून्ड सर्किट होता था वो कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स का यूनी ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर का यूज करके बनाया जाने लगा। और फिर एडवांस वर्जन में कैपेसिटर्स, जो कि काफ़ी इनकी प्लेट्स हैवी होती थी, बनाने का खर्चा ज़्यादा होता था, तो उनकी जगह वैरेक्टर डायोड का यूज किया जाने लगा। और इस तरीके से वैरेक्टर डायोड को भी इलेक्ट्रॉनिकली हैंडल किया जाने लगा, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग सिस्टम्स। तो बिफोर स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग सिस्टम मैं बात करूंगा इंडक्टिव कपलिंग की। जैसा मैंने ऊपर बताया, इंडक्टिव कपलिंग का मतलब हो गया एलसी सर्किट, और एलसी सर्किट में डबल ट्यून्ड सर्किट बन रहा था, जो कि एक एडवांटेज होता है उससे कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है वो फ्लैट हो जाता है। सिंगल ट्यून्ड सर्किट का गेन फ्रीक्वेंसी ग्राफ का जो कर्व होता है वो फ्लैट रिस्पॉन्स नहीं रखता है, वो एक पीक रिस्पॉन्स रखता है। यानी फेथफुल रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है, उसकी जो बैंडविड्थ होती है वो काफ़ी कम होती है। लेकिन डबल ट्यून्ड सर्किट में जो पीक रिस्पॉन्स होता है गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ पे, वो फ्लैट रिस्पॉन्स होता है, यानी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को वो पास आसानी से करेगा और अनदर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को वो रिजेक्ट परफेक्टली करेगा। तो ये इसका मेन जो एडवांटेज है। इसमें इसका एक और वर्जन यूज किया जा सकता है, लूज कपलिंग। यानी जो ट्रांसफार्मर है वो उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग फिक्स नहीं होके उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग लूज हो। लूज का मीनिंग उसको एडजस्ट किया जा सके, मैकेनिकली या ऑटोमेटिकली, एनीवे उसको एडजस्ट किया जा सके। तो अगर उसको एडजस्ट किया जाता है तो उनके बीच की कपलिंग, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी से सेकेंडरी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती है, कपलिंग होती है, सिग्नल इंड्यूस होते हैं। तो सिग्नल जो इंड्यूस होते हैं, तो अगर उसकी बीच की डिस्टेंस को कम ज़्यादा किया जाए, यानी प्राइमरी वाइंडिंग ऊपर हो, सेकेंडरी वाइंडिंग एक होलो पाइप हो उसके अंदर हो, और अगर उसको एडजस्ट किया जाए बाहर या अंदर, इस तरीके से उसको शिफ्ट किया जाए, तो उसकी कपलिंग में फ़र्क किया जा सकता है। और कपलिंग में फ़र्क करके और उनकी जो ट्यूनिंग है वो वेरी की जा सकती है। तो इससे दो एडवांटेज होते हैं। पहला एडवांटेज ये है कि इम्पिडेंस मैचिंग, परफेक्ट इम्पिडेंस मैचिंग होगी, यानी मैक्सिमम सिग्नल पावर जो है एंटीना से रिसीवर को मिल पाएगी। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के तहत मैक्सिमम पावर एंटीना से रिसीवर की नेक्स्ट स्टेज को ट्रांसफ़र की जा सकेगी। सेकंड एडवांटेज ये होता है, लूज कपलिंग होने से बैंडविड्थ एडजस्ट की जा सकती है। यानी सिग्नल की फ्रिक्वेंसी अगर चेंज होती है या बैंड चेंज होता है तो उसको नेक्स्ट बैंड पे या एडजस्टेड बैंड पे ट्यून्ड किया जा सकता है, उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को वेरी करके, बिकॉज ड्यू टू ऑफ लूज कपलिंग। लेकिन लूज कपलिंग का एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि जो डबल ट्यून्ड सर्किट है उनकी ट्यूनिंग सेकेंडरी वाइंडिंग को शिफ्ट करते ही उनकी ट्यूनिंग गड़बड़ा जाती है। यानी
बहुत ट्यून सर्किट और उनकी कपलिंग को फिर से एडजस्ट करना पड़ता है। दैट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ लूज कपलिंग ट्रांसफार्मर। नाउ कैपेसिटर्स की जगह जो एलसी सर्किट की जगह जो सर्किट में अभी देखा था, कैपेसिटर्स की जगह वैरेक्टर डायोड का यूज किया जाने लगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं सर्किट में ये कैपेसिटर्स का यूज हो रहा था और यहाँ पे ये वैरेक्टर डायोड का यूज हो रहा है। जहाँ जहाँ कैपेसिटर्स का यूज हो रहा था वहाँ पे वैरेक्टर डायोड का यूज हो रहा है। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर की। An electronic tuner is a device which tune across a part of the radio frequency spectrum by the application of voltage or appropriate digit code word। यानी अब वैरेक्टर डायोड को इलेक्ट्रॉनिकली वोल्टेज देके, अप्रोप्रिएट वोल्टेज देके ट्यून्ड किया जा सकता है। दिस टाइप ऑफ ट्यूनर replace the mechanical tuner where the tuned by mechanical adjustment of capacitance or inductance in the tuned circuit। मैकेनिकली ट्यून्ड सर्किट में मैनुअली एडजस्ट करना होता था और इसमें ऑटोमेटिकली एडजस्ट किया जा सकता है। वैरेक्टर डायोड का यूज होने से वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटेंस का यूज होने लगा ट्यून्ड सर्किट में। यानी ट्यूनिंग के लिए कैपेसिटेंस को कम या ज़्यादा किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड वोल्टेज। अब अप्लाइड वोल्टेज के लिए भी इनिशियली जो बटन्स थे वो मैकेनिकल बटन्स थे, यानी वोल्टेज से ट्यूनिंग सर्किट को कंट्रोल किया जाने लगा। लेकिन वोल्टेज जो दिए जा रहे थे वो फिक्स पॉइंट से दिए जा रहे थे, यानी 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट। तो मैकेनिकली जो बटन होता था 1 वोल्ट पे सेट किया, 2 वोल्ट पे सेट किया, ऐसे। तो ये मैकेनिकली बटन रेक पे जो एक लिमिटेड ऑप्शंस होते थे उसी से ही उनको ट्यून्ड किया जाने लगा। फिर एडवांस वर्जन में इलेक्ट्रॉनिक बटन रेक का इस्तेमाल किया गया जिसमें ऑप्शंस बढ़ गए और उनकी परफेक्टनेस भी बढ़ गई। यानी वैरेक्टर डायोड का जो कैपेसिटेंस है वो अब वेरी करने के ऑप्शंस बढ़ गए, उनकी रेंज बढ़ गई। और मॉडर्न एरा में वैरेक्टर डायोड का जो वोल्टेज कंट्रोल है वो डीएसी यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर या फिर पीएलएल के थ्रू भी उसको अरेंज किया जाने लगा है। यानी नाउ ए डेज द ट्यूनिंग सिस्टम इज़ फुल्ली ऑटोमाइज्ड। That is the tuning system of a radio receiver। Thank you very much।